नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और वक्त हो गया लाख टके की बात का। सबसे पहले बात करते हैं यूपी चुनाव के लिए एनडीए ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया है। दिल्ली में सहयोगियों के साथ हुई मैराथन मीटिंग के बाद पार्टी के बड़े नेताओं ने गठबंधन पर मुहर लगाई है। बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहे। गठबंधन में बीजेपी के अलावा अपना दल और निषाद पार्टी मौजूद रही। बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि एनडीए सभी 403 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि सहयोगियों को कितने सीटें दी जाएंगी इसकी अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने एक बार फिर से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी दोहराई है, जबकि अनुप्रिया पटेल ने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरने और जीत का दावा किया है। लोकसभा में भी हम सब लोग साथ चुनाव में उतरे थे और यह विधानसभा के 2022 के चुनाव 2022 में हम एक साथ उतर रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। मैंने जब कहा कि सामाजिक न्याय के प्रति हमारे गठबंधन की प्रतिबद्धता है, तो मैंने नीट एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया कोटा के तहत पिछड़ों का आरक्षण लागू करने का भी उदाहरण दिया। हमारे ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का भी उदाहरण दिया। सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय या सेंट्रल स्कूल में जो हमारे एडमिशन के प्रोसेस में पिछड़ों को आरक्षण को लागू किया गया, मैंने उसका भी जिक्र किया। तो ऐसे हमारे पास तमाम स्पष्ट उदाहरण है जो ये बताते हैं कि इस सरकार की सामाजिक न्याय के प्रति हमारे गठबंधन की प्रतिबद्धता है। और जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे थे, जो हम लोगों ने कह रखा, वो सब लोग तैयारी कर रहे हैं। और जब भी लिस्ट निकलेगी भारतीय जनता पार्टी, उस समय निषाद पार्टी की भी लिस्ट साथ में निकलेगी। वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं का नाम उस समय रणनीति का विषय है, उस समय आ जाएगा। बीजेपी ने यूपी चुनाव में 300 से ज्यादा सीट जीतने का दावा दोहराया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डबल इंजन सरकार के काम और विकास के आधार पर जनता के बीच जाने की बात कही है। नड्डा ने भरोसा जताया है कि इस बार भी यूपी की जनता एनडीए गठबंधन को पूरा समर्थन देगी। तो यूपी के लिए बीजेपी का नया नारा, और यूपी में एक बार फिर से 300 के पार सीटें आएंगी। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एनडीए 300 के पार। हम लोगों ने इस बात को कहा कि जो कहा था वो किया है, उसको करके दिया है। और जब हम सोच ईमानदार कहते हैं तो काम असरदार है। सोच ईमानदार है, काम असरदार है। इस बात को लेकर के हम आगे चले हैं, उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ माफियाज एक्टिव थे और माफियाज और सरकार का नेक्सस था और उनके सपोर्ट से वो काम चल रहा था। ये सारी चीज़ें 5 साल में समाप्त हुई हैं। आज रूल ऑफ लॉ है और उसके साथ साथ एक जिसको कहते हैं कि आम आदमी चैन से जी सकता है, काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज कर सकता है। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर डेवलप हुई है। यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सियासी तकरार लगातार बढ़ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। सीएम योगी ने एसपी पर करारा हमला करते हुए कहा कि 2022 में तमंचावादी हारेंगे और प्रदेश जीतेगा। एसपी बीएसपी माफिया को टिकट और समर्थन देकर 2017 के पहले की गुंडागर्दी की याद दिला रही है। वंशवादी और परिवारवादी दलों ने चुनावी लड़ाई को विकास और राष्ट्रवाद बना माफियावादी, दंगाई और तमंचावादी बना दिया है। सीएम योगी ने मंगलवार को कहा है कि इस मुकाबले में यूपी जीतेगा और तमंचावादी, दंगाई, माफियावादी हारेंगे। एसपी ने सहारनपुर के कुख्यात गैंगस्टर को, सिख दंगों को मास्टरमाइंड पप्पू को भी लाल टोपी पहना दी है। इससे एसपी का राष्ट्रघाती चेहरा बेनकाब होता है।
समाजवादी पार्टी की पहली सूची किन लोगों को सहारनपुर के दंगाई, मुजफ्फरनगर के दंगाई, कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, बुलंदशहर और स्याना में लोनी तक में जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं कि अपनी आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये उभर नहीं पाई हैं। ये प्रदेश के विकास को बाधित करने के लिए प्रदेश में फिर से माफियावाद लाने की दिशा से इस प्रकार की शरारतपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2017 में सत्ता में आई थी, हम लोग फिर इसी संकल्प के साथ जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। 2022 में 10 मार्च को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। तो अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी उनको चुनाव नहीं लड़ाएगी और अब लखनऊ कैंट से उन्हें टिकट मिलने की संभावना भी कम है। दरअसल खबर यह भी है कि ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने एक और रणनीति बनाई है, वो ये कि कैंट सीट पर दिनेश शर्मा को उतारने की तैयारी है। हालांकि अपर्णा यादव को पार्टी भविष्य में एमएलसी बना सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने को लेकर भी तंज कसा है। सीएम योगी ने कहा है कि गुंडों और माफिया को टिकट देने के बाद समाजवादी पार्टी अब सवालों के घेरे में आ गई है, इसलिए दूसरी लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही योगी ने अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने का स्वागत किया। चुनाव में हर एक व्यक्ति को उतरने का अधिकार है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। और अगर करते हैं, जिन जैसे पेशेवर माफिया और अपराधियों को इन्होंने पहली सूची में स्थान दिया, अगर ऐसे ही करते हैं तो जनता के सामने उनको मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होगी और इस भय से वे लोग उससे काफी दूर दूर तक वे देखने को उनको नहीं मिलेगा। उनको भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली पसंद आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज अपना यानी की सदस्यता ली है। हम उनका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस बृहद परिवार का हिस्सा बनकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने और अपने सामाजिक सेवाओं को इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी सांसद भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बदायूं सांसद संघमित्रा ने बीजेपी ज्वाइन करने वाली अपर्णा यादव को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चचेरी बहन बताया है। वहीं उन्होंने दल बदल को लेकर अपनी ही पार्टी की नीतियों पर तमाम सवाल भी उठाए हैं। संघमित्रा मौर्य ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि संस्कार शब्द अच्छा है, लेकिन संस्कार है किसके अंदर। हफ्ते भर पहले एक बेटी का पिता पार्टी बदलता है तो पुत्री पर वार हो रहा था और आज वही एक बहू अपने चचेरे भाई के साथ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत। क्या इसको भी वर्ग से जोड़ना चाहिए कि बेटी पिछड़े वर्ग की है और बहू अगड़े वर्ग की है? क्या बहन बेटी की भी जाति और धर्म होती है? अगड़ा भाजपा में आता है तो राष्ट्रवादी और वो वोट भाजपा को करेगा या नहीं, इस पे सवाल खड़ा करना तो दूर सोचा भी नहीं जाता। लेकिन पार्टी में रहने वाला राष्ट्रद्रोही उसके वोट पे सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसा क्यों? तो जेल से रिहा होने के बाद अब्दुल्ला आजम अब चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इसके लिए वो लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। और इसी दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला आजम भावुक हो गए। अब्दुल्ला आजम जेल में बंद आजम खां का जिक्र करते हुए रोने लगे। और जब उनको बाहर से ले जाने लगे
मेरे पास से आईसीयू तो बेहोशी की हालत में थी। जाते वक्त 2 मिनट को आंख खुली और मुझसे कहा, बेटे अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, मैंने दुआ करी कि अल्लाह, जेल तो मैं काट ही रहा हूं, मुझे कोई शिकायत, बस तू मेरे वालिद को बचा। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने प्रियंका गांधी से मिलने और कांग्रेस के साथ गठबंधन को खबरों को खारिज कर दिया है। चंद्रशेखर का दावा है कि उनकी पार्टी यूपी की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर जी बताएंगे, समाजवादी पार्टी से तो आपका गठबंधन नहीं हो पाया, अब अगला कदम क्या है आपका? देखिए, मैंने कल ही ऐलान किया था कि हम सभी सीटों पे अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे और मैं ये समझता हूँ कि लोकतंत्र इसलिए बना था कि अंतिम व्यक्ति भी जिसके अंदर इच्छा शक्ति हो, जो ईमानदार हो और जो परिवर्तन चाहता हो, तो वो भी इसमें भागीदारी करके अपने लोगों के हितों की और अपने क्षेत्र के हितों की रक्षा करके उसको विकास के रास्ते पर ले जा सके। आजाद समाज पार्टी के ईमानदार और मजबूत कार्यकर्ता जिन्होंने पिछले 5 साल विपक्ष का रोल अदा किया, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं है, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो CNPR NRC का मामला हो, या वो बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, या इस सरकार द्वारा जुर्म जाते हुए हाथरस, उन्नाव, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, आजमगढ़, गोरखपुर का मामला हो, जिसमें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने विपक्ष का रोल नहीं अदा किया, ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन चर्चाएं हैं, जैसे अभी चर्चाएं आ रही हैं, कांग्रेस में से बातचीत चल रही है, कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत भी चल रही है, क्या प्रियंका गांधी से मिलने का समय मिला है आपको? देखिए, मेरी कोई बातचीत किससे नहीं चल रही, मैं तो कल ऐलान कर चुका हूँ कि हम अपने चुनाव को अकेले लड़ेंगे और अगर मैं समझता हूँ कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन करने से अच्छा है अपने चुनाव को मजबूती से लड़ना, तो अभी आज़ाद समाज पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है और हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारी तरह इस विचारधारा जुड़े दल हैं, अगर उन दलों से छोटे छोटे दल जो हैं, जो ज़मीन पे हैं, जिनका काम ज़मीन पे, अगर उनसे कोई गठबंधन होता है तो उनका सहयोग जो है कुछ सीटों पे लिया जा सकता है। यूपी में डिजिटल प्रचार की तैयारी के साथ ही बीजेपी गीत संगीत का सहारा भी ले रही है। दिल्ली से सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने भी प्रचार के लिए गाना बनाया है, जिसमें यूपी के विकास के साथ साथ अयोध्या और काशी का भी जिक्र है। उत्तर प्रदेश चुनाव की हो रही है और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने 22 तारीख तक रैली पर रोक लगा रखी है और ऐसे में डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार तेजी से हो रहा है। सर, आपने भी एक गाना बनाया है और आप भी डिजिटल माध्यम से ही चुनाव प्रचार में भी जुटे हुए हैं। सर, क्या वो गाना है और किस मोटिव से ये बनाया गया भगवा रंग? देखिए, निश्चित रूप से अब इस समय तो हम लोग अत्यंत ही व्यस्तता में होते, अगर ये कोविड काल का गाइडलाइन नहीं होता तो हम लोग अलग अलग गाना लोगों को दे रहे हैं। अभी जैसे पीछे हमने एक गीत दिया कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, देश हमारा सोचिए तो देश हमारा क्या होगा। अब हम जो गा रहे हैं ना, हम सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं। मंदिर मतलब वो पवित्रता जो बनने लगी है, मंदिर मतलब जो संस्कृति का उत्थान होने लगा है। और मेरा आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज के 2 दिन बाद एक मेरा और गाना रिलीज होने वाला है और उस गाने में मैं अब मंदिर का अर्थ क्या है, डमरू जब असर करेगा उसका अर्थ क्या है, बंसी जब बज जाएगी उसका अर्थ क्या है, ये मैं देने जा रहा हूँ। सर, बिल्कुल आप देने जा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि 2 शब्द उस गाने के हमारे दर्शकों को भी बता दें ताकि बेसब्री से उनका भी इंतजार बढ़ जाए 2 दिनों के लिए। मैं ठीक है, मैं कर सकता हूँ। मैं न्यूज़ 18 के मंच पे ही हमने मंदिर जब बनने लगा है उसको शुरुआत किया था। हम अब एक गीत बनाने वाले हैं कि ओ यूपी के भैया बहिनी, कस के कमर अब आ जा,
यूपी के इस महासमर में अपना रंग दिखला जा। अब रंग ले बसंती चोला, अब रंग ले बसंती चोला। सड़क बनेगी पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला। अब रंग ले बसंती चोला। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ठगी का शिकार हुए 13 लोगों को करीब 10 लाख रुपए लौटाए।